क्लास 9 वेलकम बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी इन रफ्तार बैच। हमें पता है कि आपकी बायोलॉजी बहुत लेट स्टार्ट हुई है, पर अब स्टार्ट हो गई है तो एकदम धमाकेदार चलेगी। और आपको पता है कि आपके बायोलॉजी के कुछ एनिमेटेड लेक्चर्स, टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे टाइप्स ऑफ सब चीज़ के हमने ज़्यादा क्या एनिमेशन में डाल दिए हैं, जिससे आपको और आसानी हो। आप मतलब कि अगर आपको सिलेबस कवर कर भी रहे हो, मान लो आज आपने मोशन करा और आपका सिलेबस बैकलॉग है, तो आप टॉपिक वाइज टॉपिक कर सकते हो। जैसे कि आज आपने सेल का इंट्रोडक्शन ले लिया, कल आपने टाइप्स ऑफ सेल ले लिया, परसों आपने ले लिया ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ऐसे हम टॉपिक में डालें ताकि आपको आसानी हो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे समझा रहे हैं। आप रोज़ एक टॉपिक समझोगे तो आपका चैप्टर एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये उससे जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट इसका वन शॉट होने वाला है, इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, एनीथिंग। ठीक है, तो द फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट, फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट इस क्या है? फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट। अब सेल की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? सेल की डेफिनेशन लिखी जाएगी, सेल इज़ द बेसिक structural and functional unit of life कोई राइट पर नहीं जाएगा, जैसे बोला है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक सेल बहुत छोटी यूनिट है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर बना पड़ा है हमारा, और हम फंक्शन कर पाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सेल के ऊपर थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, थोड़ी अधिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने बता दिया, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, आर लिविंग और कंपोजिट ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। लिविंग फॉर्म में जो कंपोजिट होता है माइक्रोस्कोपिक यूनिट, उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड, अब एक और चीज़, जो सेल के ऊपर स्टडी करता है उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको भी सेल के ऊपर स्टडी करनी हो तो आप साइटोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल वाज टू स्मॉल। ठीक है, हम इसको निक्ड आँखों से नहीं देख, मतलब नंगी आँखों से नहीं देख सकते बेसिकली। ठीक है, हम इसको निक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसकी डिस्कवरी किसने करी, कैसे करी, अब हम ये समझेंगे। वाई डिस्कवरी, हाउ डिड, इन सब के बारे में इधर समझते हैं। सेपरेट लीजिए एक सेपरेट पेज पे, एक मेरे को ज़रा लिख के ही समझाएंगे ऑफ कोर्स। चलिए, डिस्कवरी ऑफ सेल चल रहा है। सबसे पहले आते हैं हम 1665 सेंचुरी में चलते हैं। चलो 1665 में चलते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं वहाँ चलते जाना है। ठीक है, 1665 में चलते हैं, जहाँ पर कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को तो सभी जानते होंगे, रॉबर्ट हुक के नहीं, हुक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा? रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करे। माइंड मैप बनाते हुए चल रहा हूँ मैं। सेल को क्या करा? डिस्कवर किया। ठीक है, सेल डिस्कवर किया, बट इन्होंने जो सेल डिस्कवर किए वो थे डेड सेल थे। सेल ढूंढे, वो भी डेड सेल ढूंढे। ठीक है, और वो डेड सेल कहाँ से ढूंढे? स्लाइस ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कि एक पतले से लकड़ी के टुकड़े से इन्होंने क्या ढूंढा? डेड सेल डिस्कवर किए। ठीक है, ये के है, डेड सेल डिस्कवर की। ठीक है, इतना समझ में आ गया रॉबर्ट हुक का। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, इन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, बढ़ाने दो इन्हें। इन जैसों को तो मैं नोट्स के अब आते हैं 1774 में चलते हैं। ठीक है, इनसे थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत
पीछे हो गए, थोड़ा मॉडर्न ज़माने में चलते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ल्यूविनहिक, ठीक है। ल्यूविनहिक ने क्या करा, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर कर दिए। इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर कर दिए किससे, पॉन्ड से, मतलब कि वाटर वाला पॉन्ड जो होता है उनसे इसने लिविंग सेल डिस्कवर किए, ठीक है। इतना समझ आ गया, चलो सही है। अब और आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम 1831 में आते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा, इन भाई साहब ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया सेल के अंदर से, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम 1839 में। 1839 में कौन आए, 1839 में परकांजिया जी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक शब्द की डिस्कवरी करी जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। अरे प्रोटोप्लाज्म क्या था, प्रोटोप्लाज्म था फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। ये एक फ्लूइड सब्सटेंस था, ठीक है। अब आते हैं 1838 से 1839 के बीच। 1838 से 1839 में कौन आए, शेजडेन एंड शुआन, ठीक है। शेलेंज एंड शुआन आए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या दी, ये इन्होंने दी सेल थ्योरी। अब इनकी सेल थ्योरी समझते हैं। इन्होंने क्या सेल दी कि जो हमारे अब जो प्लांट हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल जो हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है। और जो हमारा सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बताया इन लोगों ने, ठीक है। बता दिया, कोई बात नहीं, बताने दो। ये बता दिया, सही है, बता दिया। और इन्होंने कहा था कि जो हमारे सेल है ना वो नए रहते हैं, मतलब कि नए सेल जो होते हैं हमारे वो आते रहते हैं बार बार, मतलब अपने आप ही आते रहते हैं। पर ये बात इनकी गलत थी। ये बात क्या थी, इनकी गलत बात थी। इन्हें सही करने आ गए फिर हमारे विरचाव। कौन, विरचाव। इन्होंने कहा कि मैं सही करके मानूंगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये 1855 में आए विरचाव। विरचाव जी ने क्या कहा, विरचाव जी ने कहा कि आल लिविंग थिंग आर कंपोजिट बाय सेल से मिलकर बनी होती है जो भी लिविंग थिंग है, ठीक है। सेल आर द बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी कहा इन्होंने। पर इन्होंने उनकी गलती को सुधारते हुए कहा, यहाँ से लेते हैं स्वाद देखा कि न्यू सेल आर produced from existing सेल्स, जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, पुराने सेलों से ही नए सेल्स आते हैं, इन्होंने ये कहा। इतना समझ में आ गया।
इतना समझ में आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई हमारी। सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी जो भी बोलो, हमारे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल कंप्लीट हो गया पहला टॉपिक, ये समझ लो, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। तो देखो हमारे जो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक हैं, ये हैं टाइप्स ऑफ सेल। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये यूकार्योटिक है और प्रोकार्योटिक है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और ये जो यूनिसेलुलर हैं और मल्टी सेलुलर हैं, ये टाइप्स ऑफ सेल हैं। समझ में आ गया? कलर डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया मैंने। पहले हम पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी, सॉरी, निकल जाते हैं कभी कभी। इस वजह से आपके लिए पीडीएफ में बिल्कुल सही है, मैं कभी गलत बोल देता हूँ, निकल जाता है, ज़ुबान है फिसल जाती है। मैं पहले सही बोला था कि यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक जो है वो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इज़ अ सेल। नहीं नहीं नहीं, यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक सेल है और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों, ये दोनों। और ये दोनों दिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड इन सेल, यूनिसेलुलर इसमें सिंगल सेल होता है और मल्टी सेलुलर में मल्टी सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब इनके समझ ले क्या होता है। तो जो हमारा यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल होता है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ये इसको कोई डिवीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यही सिंगल सेल है जो कि सभी सेल में इन्वॉल्व होता है। इसकी लाइफ टाइम जो होती है वो छोटी होती है। इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा एंड बैक्टीरिया, पैरेन्काइमा, ठीक है। अब आ जाए तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर क्या है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करता है, और ये बहुत लॉन्ग उसकी स्पैन लाइन होती है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन करता है, ओके। अब आते हैं शेप एंड साइज़ ऑफ सेल। शेप और साइज़ ऑफ सेल, अलग अलग तरह के सेल्स और साइज़ होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ओवल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है। इन सब के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। आते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के ऊपर। प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं पुराने ज़माने के सेल्स, यूकार्योटिक सेल्स होते हैं न्यू ज़माने के सेल्स, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं? वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और यूकार्योटिक बड़े होते हैं उनसे। इनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर यूकार्योटिक के अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर प्रोकार्योटिक के अंदर नहीं होते, ठीक है। प्रोकार्योटिक जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, वो यूनिसेलुलर होता है, उसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये अपनी डिवाइडिंग फिशिंग के थ्रू करता है, ठीक है। और इसके जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो यूकार्योटिक है ये बड़ा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और इसके पास यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ये दोनों होता है। इसके पास मोर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सेल डिवीज़न माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू करता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड में सेल ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्लांट, एनिमल एंड अमीबा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है, बताओ क्या, कि जो हमारा अमीबा है, जो हमारा अमीबा है वो किस में आया? इसमें यूकार्योटिक में आया यूकार्योटिक में। तो वो क्या है? क्या है? यूकार्योटिक सेल है। पर ये होता कैसा है? ये होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का होता है ये, ठीक है। अब देखो दोनों के डायग्राम, दिस इज प्रोकार्योटिक, इट इज यूकार्योटिक,
यूकारियोटिक, प्रो एंड यू, न्यू एंड प्रोकारियोटिक। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये बहुत सारे और सेल ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले किसकी बात करें? माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले माइटोचॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोचॉन्ड्रिया नहीं होता पहली बात, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन पर मत जाओ। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रोकार्योटिक सेल के अंदर ऑलवेज एब्सेंट होता है। प्रोकार्योटिक पुराने सेल के अंदर ऑलवेज एब्सेंट होता है ये। ठीक है, इनको कॉलक्लियर ने डिफाइन किया था, मतलब ढूंढा था 1818 में। ठीक है, इसको पावर ऑफ द सेल एंड स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ही बताना था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा लिख कर बताएंगे हम इसके बारे में, लिख कर कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़, इसका काम क्या है और ये क्या है। तो माइटोचॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हमने आपको भी बताया गया। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्या क्यों कहते हैं, ये एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई आर द माइटोचॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लिखोगे बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया have our DNA, इसके बाद अपना DNA होता है। DAN लिख दिया मैंने, DNA, इसके पास अपना DNA होता है। एंड ATP, he generate ATP जो कि इसकी एक एनर्जी होती है, एडिनोमिनेट। इनके पास जो एनर्जी होती है उसको APT कहते हैं। और इसके पास ही जनरेट ATP एंड इट हैव, ये लिविंग है ना तो ही आएगा, he have chromosome, I mean ribosome, sorry. It have our ribosome। ठीक है, because mitochondria have our DNA and generate ATP and it have our ribosome। ठीक है, तो देखो इसको कैसे मैं थोड़ा कस्टमाइज़ करके बता देता हूँ आपको कि ये जो सेंटेंस है, जो मैंने ये सेंटेंस बोला, ये अगर इधर आएगा, ठीक है, ये जो मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है तो ये इधर आएगा। यहाँ पे लिखो बिकॉज माइटोचॉन्ड्रिया हैव अवर DNA एंड राइजोसोम, ही जनरेट ATP। ठीक है, अवर राइजोसोम के बाद क्या आएगा? एंड ही जनरेट ATP। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एनर्जी बनाना, जो कि ATP से जनरेट करती है एनर्जी। इसको पावर ऑफ सेल इसलिए कह रहे थे कि इसके बाद ATP है भाई। ATP हमारे पास भी होगा तो हम भी पावर ऑफ द सेल्स लाएंगे, पर हमारे पास नहीं है ना, ये तो बात है। और ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फूड होता है ना, मॉलिक्यूल के फूड होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के ATP बनाती है। देखा कितनी चालाक है। ठीक है, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्ट्रक्चर ये बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो इधर दिख रहा है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के रेटिकुलम होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि उसका काम क्या होता है? मेनली वो मैनेज करता है। सेकंड, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है कि वो लिपिड, प्रोटीन
प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो लिपिड और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही गौर से देखना सब। इधर ये जो ढांचा है, इस ढांचे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ढांचा है इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेनली वो ट्यूब्स का बना होता है और ये ढांचों का बना हुआ होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या कहते हैं लिपिड निकालता है और इसके पास में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। पर ये क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और इसके जो सरफेस पे ही राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ फंक्शंस लिख दिए हैं RER के, आप इनको घर जाके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इस एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेना, सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पर, लेट्स गो विथ गोल्गी apparatus। दिस इज द गोल्गी apparatus। आपको इनके स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार को माइटोकॉन्ड्रिया का याद कर लीजिएगा, पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया का याद कर लीजिएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, मेनली जो हमारा गोल्गी है, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसको, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी मेनली क्या काम करता है कि ये होता है, इसको ना कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये मेनली क्या काम करता है, जो हमारी शुगर होती है ना, जो हमारी सिंपल शुगर होती है, टू उसको क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है। कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है। ठीक है, इतना सही है, समझ में आ गया इतना, बस। और इसका काम क्या होता है, मेनली ट्रांसपोर्ट भी करता है, पैकेजिंग भी करता है ये। ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टिंग भी करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग भी करता है, इतना समझ में आ गया। ये लाइसोसोम, ये जो हमारे लाइसोसोम है, इसको परफॉर्म करने में, इसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। ये प्लाज्मा, ये सेल वॉल जो होती है उसको बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लाइसोसोम। तो देखो गोल्गी apparatus से ज़्यादा सवाल नहीं आते, उसके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम से क्या मेन फंक्शन आता है, एक तो लाइसोसोम के फंक्शन याद करना है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, और मेन फंक्शन में इसका क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, बिल्कुल भी याद नहीं करना। सही सही बोल देता हूँ कभी कभी, बिल्कुल भी याद नहीं करना। देखा यहाँ पे आया ना कि इसकी सिंथेसिस करने में गोल्गी apparatus क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो होता है, इसके अंदर RBC जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, इसके अंदर RBC जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है इसके अंदर वो होता है डाइजेशन का। हाँ जी, हमारी डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये हेल्प डाइजेशन करता है, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस है तो उनसे हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, इतना समझ लो। अब हम आगे इसका कुछ और चीज़ें समझते हैं लाइसोसोम के बारे में, और भी हम थोड़ा सा डिटेल्ड में जाते हैं। आप लोग तो जाओगे नहीं, मैं ही आपको लेके जाऊंगा डिटेल में। तो जो हमारा लाइसोसोम है उसको सब्सटाइल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ओहो, जो हमारा लाइसोसोम हम कहते हैं सुसाइडल
ICI सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग कहते लाए तुमको, ठीक है। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग, यही मेन क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको पूरे क्लियर शब्दों में दिया, लिखा कर, क्योंकि ये जो है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ मैं इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। सुसाइडल बैग वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सुसाइडल बैग वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो है, ठीक है। सुसाइडल बैग कहते हैं, इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है, आ गया है तो। और क्यों कहते हैं ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब मान लो जब भी हमारे सेल के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, कुछ भी डैमेज हो जाता है किसी केस में, तो वो क्या होता है, वो हमें कैंसर कर सकता है, ठीक है। वो हमें क्या कर सकता है, कैंसर कर सकता है। इस वजह से जो लाइसोसोम होते हैं वो अलग अलग जगह होते हैं, और वो क्या कर जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाते हैं और पूरे सेल को ख़त्म ही कर देते हैं कि हमें कैंसर ना हो, ठीक है। और इस वजह से क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होती है बहुत तरह की होती है, लिकोप्लास्ट, होमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एसोप्लास्ट, बेसोप्लास्ट, कैथोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होती है ये प्लास्टिक नहीं कह रहा मैं, प्लास्टिक, प्लास्टिड बोल रहा हूँ, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होती है प्लांट सेल में होती है, ठीक है। और जो प्लास्टिड होती है उसके पास अपना DNA होता है, आवर DNA। और हमारे जो सिलेबस में प्लास्टिक है वो ओनली 3 तरह की है। सबसे पहली है क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोलोप्लास्ट, क्रोलोफिल, सॉरी जैसे क्रोलोफिल भी बोलते हैं, पर हम यहाँ पे क्रोलोप्लास्ट भी बोलते हैं। मेनली क्रोलोप्लास्ट लिखोगे, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट, समझा डिफरेंस, क्रोमोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, ठीक है। आप समझ लेते हैं इनके बारे में। पहले समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये P है और ये C है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, ये ग्राउंड, अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि रूट्स में कह सकते हो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टार्च प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टार्च प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, ये जो होता है ये मेनली क्या होता है, रेड एंड ब्राउन होता है, ओहो, रेड एंड ब्राउन होता है कलर में। पहला वाला वाइट होता था ना, ये रेड एंड ब्राउन होता है कलर में, ठीक है। वाइट भी कह सकते हो तुम इसे, मतलब कि वाइट भी कह सकते हो, कलरलेस प्लास्टिक भी कह सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है अपर लेयर में। ये जो प्लांट की अपर लेयर होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
फोटोसिंथेसिस में। और ये क्या करता है, ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये देखो, ये क्रोलोप्लास्ट की तो बाद में दिखाऊंगा, क्रोमोप्लास्ट कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंप्लीट। अब आते हैं क्रोलोप्लास्ट। कोई नहीं, ब्लू से लिख दिया था, इसका एग्जाम्पल ब्लैक से लिख देंगे। टेंशन नहीं लेने का, जल्दी जल्दी पढ़ना है मैं सिर्फ, है ना। ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है कलर में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है एमेरियल पार्ट्स में। ठीक है, ये ऑल्सो इम्प्रूव कि इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूवमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करता है, ये भी लाइट को ऑब्जर्व करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये देखो, ये रहा इसका डायग्राम, पूरा ब्लैक है, अंदर भी इसके कुछ ब्लैक ब्लैक पॉइंट रखे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होते हैं, ये जो ये होते हैं ना, पार्टिकल्स के होते हैं। ठीक है, और ये मेड अप क्या होते हैं? राइजोसोम। ये मेड अप ऑफ होते हैं, मेड अप ऑफ RNA हैज़ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि किस किस, हाँ ये रहा, RNA लिखा हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस साइड होती है इनके। ठीक है, RNA की फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक राइबो न्यूक्लियस एसिड। इसमें क्या लिखी है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियक है क्या? मैं न्यूक्लियक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आते हैं वैक्यूम पे। वैक्यूम का मेनली फंक्शन क्या होता है? वैक्यूम का कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन तो होता नहीं है, इसका मेनली फंक्शन होता है, मेनली इनका फंक्शन होता है स्टोरेज का। ठीक है, ये सिर्फ क्या कहते हैं, स्टोरेज करते हैं, लिखा नहीं क्या, स्टोरेज करते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये जो होते हैं एनिमल में, जो होते हैं ये होते हैं स्मॉल, वैक्यूम स्मॉल होता है एनिमल में, और प्लांट में होता है लार्ज। ठीक है, और यही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारा वैक्यूम होता है वो एनिमल में स्मॉल क्यों और वैक्यूम में लार्ज क्यों होता है। क्वेश्चन यही आ जाएगा उठ के। क्यों? क्योंकि प्लांट जो हैं वो अवर फूड बनाते हैं, मतलब खुद का खाना बनाते हैं खुद, इस वजह से उनको स्टोरेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट ये क्या है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है, औरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको स्टोरेज की ज़रूरत है। जिनका तो किसी और पे डिपेंड है, बुलाएगा खाना, एक खाएंगे और निकालेंगे। ठीक है, लाइक ह्यूमंस। आधा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर,
व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको मैं बोल देता हूँ या बोल के बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बिकॉज ये सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देती है। ये ऑल थिंग्स को एंटर नहीं करने देगी, ऑल थिंग को एंटर नहीं करने देगी, ओनली सेलेक्टिव थिंग्स, ठीक है। बिकॉज इट इज ओनली सेलेक्टिव थिंग्स टू एंटर, इट एंटर इज नॉट ऑल थिंग, ओके। इसको समझ में आ गया। और जो हमारी सेल वॉल होती है वो ओनली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, और ये आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पर सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बट सेल मेम्ब्रेन वो किस में प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है बोथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देते हैं, ये गिव करते हैं सपोर्ट, हैज़ प्रोटेक्शन इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल को सपोर्ट और वो होती है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, इन्हें यहाँ पे समझते हैं। क्या करते हैं? समझते हैं आसान तरीक़ों से, ठीक है। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का जो फ्लो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और आते हैं डिफ्यूज़न पे। डिफ्यूज़न पे आने से पहले ये ऑस्मोसिस होते हैं ना, दो पार्ट के होते हैं, इंडो एक्सो। दोबारा से देते हैं, ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, इंडो एक्सो, ठीक है। इंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है? जो पानी की मूवमेंट होती है वो इनसाइड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वो जो पानी की मूवमेंट होती है इनसाइड होता है, इनसाइड ऑफ द सेल। और इसमें क्या मूवमेंट होती है? आउटसाइड होती है, आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल है, सेल के अंदर पानी जा रहा था इंडोस्मोसिस, और वहीं सेल से बाहर आ रहा था एक्सोस्मोसिस, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब आते हैं डिफ्यूज़न पे। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मूवमेंट ऑफ ऑथर सब्सटेंस, बोले तो गैस जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। जब गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाती है, लो कॉन्सेंट्रेशन जब गैस जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में जाते हैं ना सेमी परमिएबल एब्सेंट होती है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन,
हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है? देखो, हाइपरटोनिक में ये होता है सेल, ठीक है। जब सेल के बाहर ये सेल हैं, रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल है। एक मेरे को जरा इसको रियलिस्टिक दिखाते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया? ये रेड ब्लड सेल है, और जब बाहर जो होता है H2O ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम्पल लें तो हम इसका लेंगे ना, जब H2O जब बाहर ज़्यादा नहीं होता, H2O बाहर क्या होता है? कम होता है, ठीक है, और अंदर ज़्यादा होता है, तो जो हमारे ये रेड ब्लड सेल होते हैं ये अपना पानी बाहर छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर जाते हैं? ये श्रिंक कर जाते हैं। बट ही इज़ डूइंग श्रिंक श्रिंक एंड श्रिंक। इसमें होता है हाइपरटोनिक में, ठीक है। लिख देता हूँ ऊपर में, रुको जरा। हाइपर, ठीक है। हाइपर में क्या होता है? जो हमारा सेल हो जाता है ना, वो पानी बाहर छोड़ने लग जाता है, ठीक है। हाँ, हाइपरटोनिक जब हमारा पानी बाहर छोड़ने लग जाता है तो हमारा सेल कैसा हो जाता है? हमारा सेल हम बताते हैं ना कैसा हो जाता है। कुछ इस तरीके का हो जाता है हमारा सेल। हाँ, ठीक है। तो हमारा सेल जब पानी को बाहर भेजने लग जाता है तो हमारा सेल कैसा हो जाता है? बाहर, बिफोर एंड आफ्टर। हमारा सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। हमारा सेल श्रिंक हो जाता है जिस वजह से वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्मोसिस के थ्रू, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। क्योंकि वाटर है तो वाटर किससे जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। लिख देते हैं नीचे। ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर भेज देता है, ठीक है। हाइपरटोनिक समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब समझ लेते हैं आइसोटोनिक। आइसो, ठीक है। बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाहर जो होता है ना, बाहर पानी, अंदर पानी की इक्वल होता है। मान लो अंदर है 2 लीटर पानी, तो बाहर भी 2 लीटर पानी ही होता है। तो ये सेल जो होते हैं ना ही वो श्रिंक होते हैं ना ही वो स्वेल होते हैं, ये बिफोर आफ्टर सेम रहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम, नेक्स्ट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हमने समझ लिया? नहीं समझा। हाइपो समझते हैं। हाइपर तो समझ लिया, भूल गए थे जल्दी। अभी हमने हाइपर पढ़ा है। ये देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही पढ़ा है, ठीक है। हाइपर पढ़ लिया। अब आते हैं हाइपो पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं।
वाह, मैं इसे छोटा करना ही भूल जाता हूँ। बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। बिफोर, जब भी हमारा सेल के अंदर मतलब कि सेल के बाहर मानो, ठीक है, सेल के बाहर H2O ज़्यादा होता है, ठीक है, सेल के बाहर H2O ज़्यादा होता है तो वो अंदर चला जाता है। किसके थ्रू, किसके थ्रू अंदर जाता है? इंडो के, इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस थ्रू अंदर चला जाता है पानी, ठीक है। और जब अंदर पानी चला जाता है तो खूब भर जाता है, खूब भर जाता है तो हमारा सेल जो होता है ना वो स्वेल कर जाता है। क्या कर जाता है? वो स्वेल कर जाता है, फिर सेल फूल जाता है, फूल जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो आपको तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गए हैं? कॉस आ ही गए होंगे, तो अच्छे से मैंने एनिमेशन की तरफ समझा दिया है, इतने प्रॉपर करके समझा दिया। देखो, हाइपो मतलब लेस, हाइसो मतलब सेम, और हाइपर मतलब मोर। समझ में आ गया? हाइपो मतलब कि सेल के अंदर कम पानी है, लेस। हाइसो मतलब सेम पानी है बाहर और अंदर, और हाइपर मतलब कि मोर पानी है अंदर, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल पर। सेल वॉल तो मैंने आपको बता दिया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, बट आई एम सेज ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन कहते हैं हम न्यूक्लियस को। सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर। मैं यहाँ पे ब्रेन लिखूँगा, बताओ। ब्रेन ऑफ द, कहीं पे लिख के आया हेड क्वार्टर ऑफ द सेल क्या है, तब भी आप ये लिख देना, न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। काम क्या है इसका? स्टोरेज करता है, एक तो ये प्रोटेक्शन करता है, ये कंट्रोल करता है, इसके पास अपना डीएनए होता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चला करो, जो आ चुके हैं या फिर जो आ सकते हैं उनको बता सकते हो। तो इसको बोल सकते हैं ब्रेन, या फिर वो कहते हैं कंट्रोल सेंटर। क्यों कहते हैं हम इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? पहला पॉइंट, क्योंकि इसके पास हैव अवर डीएनए, हैव अवर राइजोसोम, हैव क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं? इसके पास राइजोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए सब कुछ इसके पास ही भरा हुआ है। हम तो भाई खाली बैठे हैं, इसके पास प्रोटीन भी है, ठीक है। हम तो बस नल्ले बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं हम ही, ठीक है। आई थिंक अब ख़त्म हो ही गया है। अब समझ लें प्लांट्स और एनिमल में डिफ्रेंशिएशन। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है? प्लास्टिड होती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल भी नहीं होती, सेल वॉल भी नहीं होती, ठीक है। ये बहुत स्मॉल वैक्यूम होता है, इसके पास लाइसोसोम होता है, ठीक है। और इसके अंदर मैनी टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, पर ये जो होता है ना, इसके पास लार्ज वॉल्यूम होता है, शेप रिजिड होती है, इसके पास ज़्यादा तक लाइसोसोम नहीं होता। ये क्रोमोसोम की तरह मतलब फोटोसिंथेसिस करता है उससे, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? ये सब सिमिलैरिटी हैं इन सभी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया लाइक बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल में क्या क्या है? न्यूक्लियस है, क्रोमोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट टॉपिक इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न फिर थैंक यू हो जाएगा हमारा तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू करते फिरेंगे फिर हम। तो पहले सेल डिवीज़न समझ लें। पर उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं हम। वैसे पूछी तो नहीं जाते ज़्यादा तक, पर फिर भी बता देते हैं। ये जो हमारा कर जोएकिनियासिस होता है, स्पेलिंग देखते हैं ना, ये क्या करता है? ये होता है डिवीज़न
ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है, ठीक है। और जो साइटोकिनेसिस होता है, ये क्या होता है, इसमें होता है डिवीज़न ऑफ सेल। जोन्स भी स्पेलिंग में समझ में आया, आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो कमेंट में डाल देना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जिन्होंने सवाल पूछा होगा, ठीक है। या उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब पढ़ ले सेल डिवीज़न। तो सेल जो डिवाइड होता है मेनली 2 टाइप्स में होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंबर जो होता है उनका रिमेन सेम रहता है, ठीक है। जो उनका नंबर जो होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो होते हैं रिमेन सेम रहते हैं। पर मियोसिस में क्या होता है कि वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। लाइक 4 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर, तो वो 2 सेल में टूटेगा तो 2 क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये आगे टूटेंगे तो एक एक देंगे, वो एक एक देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो थैंक यू गाइस इस लेक्चर को देखने के लिए, जो 1 घंटे का हो ही चुका है। कुछ ज़्यादा डिटेल में चलेगा, हम जल्दी ही फ्लैश मैप लेके आएंगे। एक बायोलॉजी के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं ना, तो हम उनके लिए फ्लैश लाएंगे जिसमें कि हम 30 सेकंड्स के अंदर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, लिख के आपको सब चीज़ समझाने की फ्लैश कार्ड से कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिखा है।